हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम पटिया। वेलकम वंस अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज केमिस्ट्री को हम लोग इसमें केमिस्ट्री इस वाली वीडियो में केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में ये गैस कांस्टेंट वाला फार्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी, फिर इससे रिलेटेड ही कुछ जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो हम इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो ये रिलेशन बन के आता है, ठीक। प्रेशर जब कांस्टेंट हो जाता है तो इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं, बॉयल्स लॉ, ठीक। और ये चार्ल्स लॉ, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ। इन चीज़ों को, और ये क्वांटम नंबर हो गया, अभी ये चीज़ हम इधर से इसको मिटा देते हैं। तो जैसे अब 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, इसको एन से डिनोट करते हैं। जो सेल होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, जो न्यूक्लियस होता है, ऐसे न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो सेल होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, है ना, इसी की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 2 3 इस तरीके से रैंकिंग होती है, एन से डिनोट करते हैं। ये इस तरह की सेल होती है, ठीक। इससे हमें उससे मतलब जो सेल होती है उसकी एनर्जी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल कितनी है, इस क्वांटम नंबर के थ्रू पता चलती है। फिर उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर आ जाता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे ये 1 दिया हुआ है तो उससे एक लेस होता है, n-1 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगा, n-1 होगा। जैसे n1 दिया है तो l जो होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा वो 0 होगा। अगर 2 दिया हुआ है तो 0 1 होगा, 3 दिया हुआ है तो 0 1 2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से s p d f ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने 0 रख दिया, ठीक, 0 रख दिया तो s वाले ऑर्बिटल के लिए आएगा। 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में तुम्हारे 6 होते हैं। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से 6 आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका 1 दिया हुआ है, सपोज दैट, 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है तो इसके लिए ये -l होगा, प्लस l मतलब जैसे l इज इक्वल टू 1 दिया तो -1 0 इंक्लूडिंग 0 प्लस 1। 2 दिया है तो -2 -1। इस तरीके से एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक। फिर स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इस तरीके से। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया है जो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं सब एक टाइम पे बराबर नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये 3 बराबर हो गए, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शायद बराबर हो जाए किसी एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन उसकी स्पिन जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद रखिएगा। नो 4 क्वांटम नंबर आर इक्वल फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ याद रखना। उसमें स्पिन उनकी डिफरेंट होगी। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक। मास नंबर जो न्यूक्लियस में जो बीच में जो मास होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और आपके न्यूट्रॉन होते हैं। तो मास नंबर हो जाता है। बाहर पे जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो और जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जैसे अगर ये इधर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से तो एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसी तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखना। जैसे आइसोटॉप्स होता है इसका, जिसमें जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें सभी के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, नीचे वाला पोर्शन। जैसे ये हीलियम का एटम है तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टेन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए किसने किसकी खोज की थी, ये इम्पोर्टेंट भी है। और आइसोबार की बात कर लें तो इसमें मास नंबर सेम हुआ, जितने भी जो आइसोबार्स होंगे उसमें उनका मास नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे, उसको देख लीजिएगा इनके एग्जाम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन की। जैसे जो सोलर जो सन होता है उसमें किस तरह की रिएक्शन होती हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। जब क्वेश्चन आ जाए कि जो सोलर एनर्जी मतलब जो सन की जो एनर्जी का सोर्सेस क्या है, तो उसके अंदर फिजन रिएक्शन होती है। वो एक तरह से हाइड्रोजन रिएक्टर्स होता है, हाइड्रोजन रिएक्टर ही रोल करता है। जैसे हम लोग के यहाँ पे जो रिएक्टर्स होते हैं वो फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं, है ना, ये सॉरी फिजन रिएक्टर्स होते हैं। और जो सोलर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो फ्यूजन रिएक्टर होता है, उसमें जुड़ते हैं हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, इससे रिलेटेड एक चीज़ है जैसे अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक तरीके से हीलियम का ही न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर किसी उससे आपके मतलब किसी एलिमेंट जैसे यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम से जैसे अगर अल्फा पार्टिकल हम निकालते हैं तो उसमें जो चेंज होगा, जो एक अलग एलिमेंट बनेगा, तो वो जो आपका जो अलग एलिमेंट बनेगा तो वो थोड़ा सा उसमें क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 2 से, और जो मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल निकलता है, निगेटिवली चार्ज होता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियस है वो इंक्रीज कर जाएगा 1 + 1 से। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम। ठीक, यूरेनियम का 238 ये इसका क्या है, मास नंबर हो गया, और यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक, जब यहाँ से अगर हम हीलियम एटम निकालते हैं, हीलियम निकालते हैं अल्फा पार्टिकल, इसको अल्फा पार्टिकल कहेंगे 4 और 2, तो यहाँ से ये थॉरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 हो गया, मतलब ये चीज़ जो एटॉमिक नंबर -2 से कम हो गई, और ये चीज़ जो होगी यहाँ पे 2 3 4, तो ये -4 से कम हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन इसी जगह इसी उससे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, बीटा पार्टिकल निकल जाए, बीटा निकल जाए, तो ये चीज़ इसमें क्या होगी, एटॉमिक नंबर इसका बढ़ जाएगा। हाँ, जो कुछ भी एलिमेंट कोई एक्स एलिमेंट बनता है तो इसका एटॉमिक नंबर 93 हो जाएगा, 93, और ये 238 ये रहेगा, और बीटा पार्टिकल यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट भी है। और जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं तो उसमें कंट्रोल रॉड्स जो बनी होती हैं, कंट्रोल रॉड्स वो किसकी बनी होती हैं? कंट्रोल रॉड्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, कैडमियम की, कैडमियम की बनी होती हैं। ठीक है, जो नागासाकी में जो अटैक हुआ था, नागासाकी में जो जापान में अटैक हुआ था 1945 में, उसमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया गया था? प्लूटोनियम किया गया था, प्लूटोनियम। ठीक है, केमिकल नेम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप लोगों को पढ़ के जाना। कुछ एक यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन और भी आप उसमें देखिए, ल्यूसेंट की जनरल साइंस में और ल्यूसेंट वाले उसमें भी हैं, उसको भी देखिएगा। जैसे ये हॉर्न सिल्वर हो गया, इसको AgCl सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ल्यूनर कॉस्टिक ये सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लोग जो बोट वाली जो इंक होती है जो हम हाथ में लगाते हैं, हम बोटिंग करने जाते हैं तब इसको यूज करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट वो हो गया। इंडियन साल्ट पीटर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, चाइल्ड साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। कॉस्टिक सोडा हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इस तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया MgOH कहते हैं, MgOH का ओल्ड गैस। ठीक है, इस तरीके से इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट MnH2। ठीक है, तो इप्सम साल्ट हो गया। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जो कि सीमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला याद होना चाहिए, 2 कैल्शियम सल्फेट H2 पूछ लिया जाता, ऑप्शन में दिया होगा।
पता करना होगा कौन सा है इसमें, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा वो होता है, इसी से निकालते हैं। ये आपके उड़ीसा में बहुत पाया जाता है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। इससे रिलेटेड जीके में क्वेश्चन आता है, ठीक है। Al2O3 2H2 और एल्युमिनियम हाइड्रेट हो गया, है ना। ग्रीन विट्रॉल सूरा क्या कहते हैं इसको हिंदी में, FeSO4 फेरिक सल्फेट, FeSO4 7H2 फेरिक सल्फेट, ठीक। ब्लू विट्रॉल। तो इस तरीके के जो केमिकल्स नेम है आपको याद करने हैं, उनसे रिलेटेड उनके यूज क्या हैं वो भी पता होने चाहिए, है ना। अब केमिस्ट्री में और क्या चीज़ें बची हैं, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप कैसे साइज एटम, मतलब एटम का साइज बढ़ता है, इस तरफ जाओ तो नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो पीरियोडिक टेबल आप वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या हो सकता है, केमिस्ट्री में यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीरियोडिक टेबल को भी देखना है ना, कितने उसमें एटम्स हैं, ये सब चीज़ें सर्च करना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी। तो बायोलॉजी में आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। ब्लड ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, उनका क्या क्या काम है। जैसे AB ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है AB ब्लड ग्रुप। इसमें क्योंकि दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, है ना। और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन क्या है थोड़ा सा इसको समझने। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन केवल ही पढ़िए, किसने दिया, विलियम हार्मन ने ब्लड सर्कुलेशन दिया था, है ना। और टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि मास्टर ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे पैंक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। हार्मोन भी रिलीज करता है और मतलब ब्लड में सीधे रिलीज कर देता है, और डक्टलेस मतलब उस तरीके से हार्मोन भी रिलीज करता है। तो उसको आप देखिए, है ना, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। और डिफरेंट फादर, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको कहते हैं मेंडल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांच, फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांच, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पता होना चाहिए। कैरोलस लिनस, कैरोलस, कैरोलस नाम भी अजीब सा है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। कैरोलस हो गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी जैसे ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इस तरीके से जैसे मैंने एक टाइप बताया, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी स्टडी होती हैं, जैसे ऑनियरिज्म, ऑनियरोलॉजी, सपनों की स्टडी, है ना। और कुछ एक फिजिक्स वाले वो भी थे, जैसे थैलोमीटर हो गया, थैलोमीटर जो होता है ओशियन की डेप्थ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर हो गया, दूध की जांच के लिए होता है। एल्टीमीटर, एल्टीमीटर होता है ना। तो मुझे याद आ रहा है तो बता दें, जैसे प्लेन की हाइट नापने के लिए होता है। गायरोस्कोप होता है, कोई जो रोटेशनल ऑब्जेक्ट होता है उसकी रोटेशन पता करने के लिए। तो वहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे, तो उसमें आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो उस चीज़ को, है ना। तो इस तरीके से सोनार हो गया, सोनार का फुल फॉर्म है, सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि सिर्फ में यूज किया जाता है। स्फाइग्नो मैनोमीटर क्या होता है, एक मैनोमीटर होता है ना, प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है स्पीड ऑफ एयर के लिए यूज होता है। इस तरह के सभी चीज़ें डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं उसमें। तो बायोलॉजी का मैंने जो चीज़ें हैं सब बता दिया। हाँ, और बायोलॉजी में जैसे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या होता है। फाइलम, फाइलम जैसे कौन सा फाइलम सबसे बड़ा होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। एक होता है आपका 5 किंगडम सिस्टम,
फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया था? फाइव किंगडम सिस्टम विटेकर ने दिया था। आर एच विटेकर ने इसको दिया था 1969 में। इसमें 3 तरह के वो 4-5 तरह के आए थे। किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, इस तरीके से बायोलॉजी वाले बच्चे जानते होंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम मैमेलिया, ठीक है, इस तरीके से आते हैं विटेकर सिस्टम। इसको देखिए। और अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे टावर दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है, ये वाला ये √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ये 1 हो गया, ये √2 हो जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन आपको देख सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे 2 एंगल दे दिए, क्या कहते हैं, बीटा की वैल्यू दे दी 1/3 दे दी, अल्फा की वैल्यू दे दी 1/4 दे दी। तो उसने पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो इसका फार्मूला होना याद होना चाहिए आपको, tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना। तो इतना समय नहीं है कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। tan अल्फा tan बीटा, इसमें आप इन चीज़ों को रखोगे आंसर आ जाएगा इस वाले फार्मूले में। इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, तो उसमें tan अल्फा माइनस tan बीटा, नीचे आया 1 प्लस tan अल्फा, उसका उल्टा हो जाता है। ये फार्मूला अगर पढ़े होंगे क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ पे, और नहीं याद होंगे तो नहीं बन पाएंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री हो गई। लॉग ऑफ के क्वेश्चन एक आध आ जाए तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, उल्टा होते हैं लॉग के क्वेश्चन, है ना। और जनरल एबिलिटीज में जो चीज़ें हैं, जनरल एबिलिटीज में आपके में भी मैथ आएगी। जनरल एबिलिटी में मैथ आएगी। कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज वाले क्वेश्चन हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। एवरेज वाले नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है साइंस वाले सेक्शन में। नंबर सिस्टम से लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आया था कि 100 से 100 के बीच में ऐसे नंबर बताइए जो 104 से डिविजिबल भी हो और उसमें कोई एक नंबर 4 भी हो, उसमें एक डिजिट उसका डिजिट 4 भी हो, है ना। दोनों में भी चलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। और हाँ, मैथ में एक चीज़ और बता देते हैं, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना टाइम नहीं है कि बता सकें, क्योंकि और भी अदर रिसोर्स में बताऊंगा आगे लास्ट वीडियो में कहाँ से आप कर सकते हो इन सब चीज़ों को, है ना। लेकिन अभी करना बहुत मुश्किल है, इसमें नहीं पढ़ा लास्ट टाइम पे, तो फिर परसेंटेज पढ़ ही जाइएगा, इम्पोर्टेंट है, फ्रैक्शन याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये दिया x² - 2x + 1, तो इसमें उसने कहा इसके 2 रूट हैं, अल्फा एंड बीटा। तो आप फाइंड आउट करिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले रूट निकालने आने चाहिए। जैसे इनका प्रोडक्ट जो है 1 आ रहा है, ठीक, और यहाँ पे सम आना चाहिए
2, लेकिन यहाँ साइन लगा नेगेटिव, तो हम इसको ले लेंगे 1 1, तो इनको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक, ये समझ लेंगे, है ना। तो जैसे इसके दो रूट हो गए, दोनों ही बराबर है, यहाँ पे हमने इसमें रखा, इसको सॉल्व किया, कितना जाएगा 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। और कोई इस तरीके से करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वालों, है ना। स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड मुझे प्रेजेंट कुछ याद नहीं आ रहा, स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा वहाँ पर, है ना। और लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे मैंने तो नहीं पढ़ाया लेकिन लास्ट टाइम पे आप कहाँ से कौन से चैनल से चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो एक चैनल है एग्जाम क्वेस्ट, एग्जाम क्वेस्ट करके चैनल है, यहाँ से मैंने भी पढ़ा था, एग्जाम क्वेस्ट चैनल यूट्यूब में आप सर्च करोगे, अनीश मोहन सर, अनीश मोहन सर का एक एग्जाम क्वेश्चन चैनल था, तो वहाँ पे आपको मैराथन वीडियो मिल जाएंगे, इसकी तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, लेकिन थोड़ा साउंड हो रहा तो उसके बाद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी, ये 3 आवर्स की वीडियो है, ये 3 आवर्स की वीडियो। लास्ट टाइम पे अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम इनको आप जरूर देख के जाएँ। जैसे मैंने पहले बताया है कि जनरल साइंस ग्रुप से आपको जनरल साइंस पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो इन वीडियो को जरूर देख के जाएँ। और कई लोग पूछ रहे करंट अफेयर मैंने कहाँ से किया था, तो मैंने जो करंट अफेयर किया था वो क्रेक एग्जाम चैनल से किया था, ठीक है। और अभी आपको कहाँ तक का करंट करना है, तो सितंबर 2021 से लेके मई 2022 तक का करंट अफेयर करना है, ठीक है। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, तो आपको करके ही जाना है ना। और बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने जितना भी था एक प्रीवियस वीडियो जो बनाई फिजिक्स वाली, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसको डिस्कस कर दिया। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपने हिसाब से जैसे मुझे लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो मैंने जो पढ़े थे मैंने डिस्कस कर दिया। और वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आगे भी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा कि आपको कहाँ से कौन सा मतलब कहाँ पे आपको लेना चाहिए, कहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, कितनी दूर जाना चाहिए, है ना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये आप ही का चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मैंने कहा था, कमिटमेंट किया था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा, 4 सेशन ऐसे लेके आऊँगा कि मतलब कवर करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है, जैसे 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप अपना हेल्प दीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इससे पहले 5 जुलाई से पहले मैं एक वीडियो में और आऊँगा आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।